फ्रेंड्स, आज हम आपको एनसीईआरटी की बुक पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 स्वतंत्र भारत का इतिहास इसके बारे में या इस पुस्तक के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस बुक से हम स्वतंत्र भारत की जो बुक है उसमें से जो फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग्स, इस टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग अर्थात राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ हमारे सामने कौन कौन सी है, सबसे पहले इस पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आज़ाद कब हुए थे? हम सबसे पहले आज़ाद हुए थे 14 अगस्त मध्य रात्रि 1947, 14 अगस्त 1947। हमें आज़ादी कब मिली थी? मध्य रात्रि 14 अगस्त 1947 को। और आज़ादी के साथ साथ हमें बंटवारा भी झेलना पड़ा था, एक हिंदुस्तान का और दूसरा पाकिस्तान का। हम दोनों ही देशों की चर्चा करेंगे, लेकिन विशेषकर हम चर्चा करेंगे भारत पर। भारत पर क्यों, पाकिस्तान पे भी करेंगे, लेकिन पाकिस्तान पे हम चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम कुछ रियासतों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ रजवाड़ों के बारे में पढ़ेंगे, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले 14 अगस्त 1947 को जब हमें आज़ादी मिली थी तो हमारे सामने प्रॉब्लम्स क्या थी, समस्याएं हमारे सामने क्या क्या थी? सबसे पहली समस्या थी हमारे सामने वो थी एक लोकतंत्र की स्थापना करना। जिस समय हमें आज़ादी मिली थी उस समय हमारे सामने बहुत बड़ी विकट समस्या थी, वो थी लोकतंत्र की। जानते हो लोकतंत्र क्या? जिसमें जनता की भागीदारी हो, जनता की सहमति हो, जनता के द्वारा शासन व्यवस्था चलाई जाए, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। तो लोकतंत्र की समस्या हमारे सामने सबसे पहले थी कि हमें आज़ादी तो मिल चुकी है, लेकिन हम अपने देश की शासन व्यवस्था को एक लोकतंत्र शासन व्यवस्था के तहत ही चलाएंगे। पहली समस्या तो ये थी और इस समस्या का सुलझाना भी हमें करना था। सेकंड प्रॉब्लम्स थी हमारे सामने, वो थी भाषाई समस्या, क्योंकि हमारा देश था वो काफी बड़ा था, विविधताओं से भरा हुआ था। यहाँ अनेक जाति के लोग रहते थे, अनेक धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ का रहन सहन, यहाँ का पहनावा आदि चीजों को मिलाकर हमें एक ऐसी भाषा, जाति, कास्ट को लेकर एक सामायिक रूप से हमें अपने देश को लेकर चलना था। तीसरी बात थी हमें भारत, उस समय आज़ादी मिली थी, उस समय हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम थी। कौन सी प्रॉब्लम थी? कि हमारे सामने देसी रियासतें थी, जिसे हम रजवाड़े भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल स्टेट भी हम जिसे हम बोल सकते थे। उन सब का एक संघ बनाना, संघ का मतलब है एक समूह बनाना हमें, और उस समूह के तहत हमें भारत को एक राष्ट्र निर्माण बनाना था। इसके साथ हम शुरुआत करें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले चर्चा करेंगे हम आज़ादी की। आज़ादी हमें कब मिली थी? 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि। मध्य रात्रि का मतलब है हमें मिली थी 15 अगस्त को। हमें कब मिली थी? 15 अगस्त को। और 14 अगस्त को किसको मिली थी? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को मिली थी, और 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी। लेकिन मध्य रात्रि, यहाँ क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी का कि हमें आज़ादी कब मिली थी। तो अगर हमारे सामने क्वेश्चन आंसर आते हैं भाई 15 अगस्त 1947 को या 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को, तो हमारा आंसर सही होगा मध्य रात्रि 14 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी। समथिंग टाइम था उस समय, 12 साढ़े 12 का समथिंग टाइम था, उस समय हमें आज़ादी मिली थी। और उसी समय हमारे सामने और कुछ और भी प्रॉब्लम थी। सबसे पहले करते हैं कुछ चीज़ों पर डिस्कस, राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियाँ थी उस पर। सबसे पहले हमें अपने देश की शासन व्यवस्था को लोकतंत्र के हिसाब से चलाना। लोकतंत्र, लोकतंत्र के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि लोकतंत्र होता क्या है? जिस शासन व्यवस्था में जनता की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होती है उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतंत्र। जिसमें जनता की डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से भागीदारी होगी उसे लोकतंत्र कहते हैं। और हमें अपने देश की शासन व्यवस्था को लोकतंत्र के अनुरूप ही हमें चलाना है। ये थी आज़ादी के बाद में हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या। दूसरी समस्या हमारे सामने क्या थी भाई?
इस शासन व्यवस्था में सभी लोगों की भागीदारी हो। भाई जाहिर सी बात है, जहाँ लोकतंत्र होगा वहां सब लोगों की भागीदारी अवश्य होगी, डेफिनेट सी होगी। भाई जहाँ लोकतंत्र होगा सब देशों की भागीदारी होगी, चाहे वो डायरेक्ट रूप से हो या इनडायरेक्ट रूप से। ठीक है, उसके बाद में जब हमें आजादी मिली थी, डिस्कस हमारा कहाँ चल रहा है, इस डेट पे। आजादी हमें कब मिली थी, 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली थी। तो हमारे समय या उस समय जो ईयर था, जो साल था, वो कैसा था। भाई जिस समय हमें आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, वो हमारे देश का साल या उस समय परिस्थितियां या जो भी परिस्थितियां कंडीशन थी वो कैसी थी। सबसे पहले तो इस पर हम डिस्कस करेंगे भाई परिस्थितियां कैसी थी। सबसे पहली परिस्थिति थी हमारे सामने, वो ये थी कि हिंसा और लोगों को विस्थापित करना। भाई जब आजादी मिली थी हिंसा का दौर चल रहा था। हिंसा का दौर मतलब मारपीट चल रही थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, रेप मर्डर जो भी चीजें थी उस समय चल रही थी। किन में चल रही थी, प्रिंसली स्टेट, रजवाड़े जिसे हम बोल सकते हैं, देसी रियासतें जिसे हम बोल सकते हैं, उन चीजों पर हिंसा या सांप्रदायिक दंगे थे वो चल रहे थे। पहली समस्या तो हमारे सामने ये थी। दूसरी कौन सी थी, विस्थापित करना। विस्थापित का मतलब होता है लोगों के लिए नए घर बनवाना या नई जगह लोगों को शिफ्ट करना। शिफ्ट का मतलब जानते हो, जहाँ जो लोग रह रहे थे अगर वो अपनी इच्छा अनुसार वह जगह छोड़कर दूसरी जगह पे जाते हैं तो उसे कहते हैं विस्थापित। तो लोगों को विस्थापित करना था। 1947 में जब हमें आज़ादी मिली थी तो उस समय परिस्थितियाँ कैसी थी, तो पहली परिस्थिति हम बता सकते हैं कि उस समय हिंसा का दौर था और दूसरी लोगों को विस्थापित करना था। सेकंड परिस्थितियाँ कैसी थी, लाखों लोग मारे गए थे। लाखों लोग कौन मारे गए थे, भाई हिंदुस्तान में या पाकिस्तान का जन्म हो चुका था। 14 और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए थे और दोनों ही देशों में मारपीट या जिसे हिंसा हम कह सकते हैं या काफी लाखों लोग मारे भी गए थे। कहने का मतलब हम कह सकते हैं 80 लाख समथिंग, 80 लाख के समथिंग लोगों को विस्थापित और कुछ लोगों की हत्याएं की गई थी। ये समस्याएं हमारे सामने थी। दोबारा से रिविजन कर लेते हैं इस चीज का कि 1947 में जब हमें आजादी मिली थी तो उस समय परिस्थितियां कैसी थी। क्वेश्चन बनता है हमारा यहाँ, कौन सा क्वेश्चन बनता है, जब हमें आजादी मिली थी तो उस समय हमारी परिस्थितियां कैसी थी। पहली परिस्थिति के बारे में हम बता सकते थे, काफी लोग बेघर हो चुके थे, काफी लोग मारे गए थे। दूसरी हम बता सकते थे हिंसा का दौर चल रहा था। दूसरी बात लाखों लोग मारे गए थे। ये समस्या थी। सबसे पहले करते हैं स्टार्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। अब सीधे डायरेक्ट इस पे आते हैं, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, नेशंस चैलेंज ऑफ बिल्डिंग्स। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, हम एक देश तो बना रहे थे, एक समूह बना रहे थे, एक संघ बना रहे थे, एक देश बना रहे थे और उस देश को बनाने के लिए हमारे सामने चुनौतियां कौन कौन सी थी, चैलेंजेस हमारे सामने कौन कौन से थी। तो हमारे सामने 2-3 चुनौतियां थी। लोकतंत्र स्थापित करने के लिए या राष्ट्र निर्माण को के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी। पहली चुनौती के बारे में हम कह सकते हैं भारत को एकता के सूत्र में बांधना। राष्ट्र निर्माण की जो प्रमुख चुनौतियां थी, पहली चुनौती कौन सी थी, एकता के सूत्र में बांधना। एकता के सूत्र में समझते हो ना, अभी हमने डिस्कस किया था कौन कौन सी, कि हम जब जिस समय हमें आज़ादी मिली थी तो हमारा देश एक विशाल देश था, या कह सकते थे जब हमें आज़ादी मिली थी तो भारत एक विशाल देश था और ये देश विभिन्न विविधताओं से भरा हुआ देश था। यहाँ अनेक जाति के लोग रहते थे, अनेक धर्मों के लोग यहाँ रहते थे, अनेक समुदाय के लोग यहाँ रहते थे, लोगों का रहन सहन अलग था। कहने का मतलब है विविधताओं में एकता थी। और सबसे पहली जो चुनौती थी इन सब लोगों को एक एकता के सूत्र में बांधना। प्रथम चुनौती कौन सी थी, एकता के सूत्र में लोगों को बांधना या पूरे देश को बांधना। दूसरी चुनौती हमारे सामने कौन सी थी, लोकतंत्र स्थापित करना।
कौन सी थी? लोकतंत्र स्थापित करना। तो लोकतंत्र स्थापित करने का मतलब है कि आजादी से पहले राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन हुए थे उस समय भी हमने ये निष्कर्ष निकाला था, जैसे कह सकते हैं लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। तो लाहौर अधिवेशन में कहा गया था कि जब कभी भी हमें आजादी मिलेगी तो हमारी जो सरकार बनेगी वो लोकतंत्रात्मक सरकार बनेगी। कहने का मतलब है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सभी लोगों की भागीदारी हो, जनता प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से या कह सकते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जिनमें लोगों की भागीदारी होगी, ऐसी शासन व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहेंगे। तो राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां थी, राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां थी। पहली चुनौती थी एकता के सूत्र में भारत को बांधना। दूसरी चुनौती कौन सी थी? भारत में लोकतंत्र स्थापित करना। थर्ड थी हमारे सामने पूरे समाज का भला करना। तीसरी चुनौती हमारे सामने क्या थी? पूरे लोगों की भलाई करना, लोगों की भलाई करना। तीसरी चुनौती कौन सी थी? पूरे लोगों की भलाई करना। कौन से लोगों की भलाई करना? जो भारत में रहते थे उन सब लोगों की भलाई करना, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी कास्ट समुदाय के हो, सब लोगों की भागीदारी करना। कहने का मतलब है भारत को एकता के सूत्र में बांधना। तो क्वेश्चन थर्ड जो क्वेश्चन बनता है हमारा इस चैप्टर का वो बनता है कि राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी है। तो राष्ट्र निर्माण की 3 प्रमुख चुनौतियां हैं। पहली चुनौती कौन सी है? भारत को एकता के सूत्र में बांधना। एकता के सूत्र का मतलब होता है भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, सब लोगों को, सब धर्मों के लोगों को एकता के सूत्र में बांधना। दूसरी कौन सी है? भारत में लोकतंत्र स्थापित करना। और थर्ड कौन सी है? भारत में रहने वाले या भारत के सभी समुदाय के लोगों की भलाई करना। ये समस्या हमारे सामने थी या ये चुनौतियां हमारे सामने थी, जिसे हम प्रेजेंटेशन या आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। अब देखिए राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां तो हमारे सामने थी, तो दूसरी बात है, जाहिर सी बात है, हम पाकिस्तान को भी साथ में लेके चलेंगे। 14 अगस्त 1947 को हमारे देश का पार्टीशन हुआ था, विभाजन हुआ था, तो एक नया देश बना था और उस देश का नाम क्या था? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान तो एक सिद्धांत चलाया गया था, द्विराष्ट्र सिद्धांत। मोहम्मद अली जिन्ना ने एक सिद्धांत चलाया था, द्विराष्ट्र सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था? द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत या कह सकते हैं 2 राष्ट्रों का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत चलाया था? 2 राष्ट्र का सिद्धांत। किसने चलाया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो 2 राष्ट्र का सिद्धांत क्या था? क्योंकि जब हमें आजादी मिली थी उस समय हमारे देश के विभाजन किया गया था। एक देश बना था भारत और दूसरा बना था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लिए एक रूल्स चलाए गए थे, एक नियम चलाया गया था और उस नियम का नाम बताया गया था 2 राष्ट्र का सिद्धांत, जो किसने चलाया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। फोर्थ जो क्वेश्चन बनता है हमारा इस बुक से वो कौन सा बनता है कि 2 राष्ट्र का सिद्धांत किसने चलाया था? तो आंसर होगा हमारा मोहम्मद अली जिन्ना ने। कब चलाया था, कब बनाया था, कौन सी ईयर में बनाया गया था, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में, जब हम प्रिंसली स्टेट जैसी रियासतें या रजवाड़े हैं जम्मू एंड कश्मीर उस पर चर्चा करेंगे, तब इस सिद्धांत के बारे में कुछ विस्तार से हम पढ़ेंगे। लेकिन संक्षिप्त रूप से 2 राष्ट्र का सिद्धांत है। सामान्य रूप से 2 राष्ट्र का सिद्धांत है कि 2 राष्ट्रों को अलग करना। एक हिंदुओं के लिए राष्ट्र होगा और दूसरा माउंडल्स मुस्लिम लोगों के लिए एक राष्ट्र बनाया जाएगा और उस सिद्धांत को नाम दिया गया था 2 राष्ट्र का सिद्धांत। और ये किसने चलाया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने।
तो जाहिर सी बात है मोहम्मद अली जिन्ना ने चलाया था, हम पाकिस्तान पे ही चर्चा करेंगे। तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि दो राष्ट्र सिद्धांत हमें क्यों देना है। तो जाहिर सी बात है मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मुसलमानों के लिए जहां जहां भारत में जहां माउंटेन्स की संख्या सबसे ज्यादा है, आबादी सबसे ज्यादा होगी, उन लोगों को वहां से विस्थापित करके एक नया प्रांत बनाया जाएगा और उस प्रांत का नाम होगा पाकिस्तान। एक नया देश बनेगा और वो होगा पाकिस्तान, जहां सारे समुदाय के लोग होंगे। वो कौन से समुदाय के होंगे? मुस्लिम या माउंटेन्स लोग होंगे, उन लोगों को बनाया जाएगा। तो सबसे पहले ये लिया गया कि मुसलमानों के लिए एक अलग से एक प्रांत बनाया जाएगा और उस प्रांत का नाम होगा पाकिस्तान, जो वर्तमान में हम देख रहे हैं। दूसरा होगा कि इसका विरोध भी हुआ था, डायरेक्ट रूप से नहीं हुआ तो इनडायरेक्ट रूप से इसका विरोध भी हुआ था। और विरोध किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध क्यों किया था? कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध इसलिए किया था कि वो लोग नहीं चाहते थे कि भारत के दो टुकड़े हो या भारत का विभाजन हो। क्यों नहीं चाहते थे वो दो राष्ट्र सिद्धांत? क्योंकि जब हमें आज़ादी मिली थी मध्य रात्रि को, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया था, भाग्यवधु चिर प्रतीक्षित रूप से भाग्यवधु चिर प्रतीक्षित रूप से जब हमें आज़ादी मिली थी तो उस समय मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने एक प्रसिद्ध भाषण दिया था, भाग्यवधु चिर प्रतीक्षित रूप से, जिसे इंग्लिश में नाम दिया गया था डेस्टिनी ट्विस्ट विद। अब अगली चीजें देखेंगे हम। भाई दो राष्ट्र का सिद्धांत दिया गया था, उसके बाद में भाई रिजल्ट्स क्या निकले, इसके परिणाम क्या निकले। भाई दो राष्ट्र का सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था कि माउंटेन्स के लिए एक अलग से कंट्री होगी। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया गया था। और जब हमें आज़ादी मिली थी तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दिया था, एक भाषण दिया था, भाग्यवधु चिर प्रतीक्षित रूप से ट्विस्ट विद डेस्टिनी, जिसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं ट्विस्ट विद डेस्टिनी। तो हम डिस्कस किस पे कर रहे हैं? दो राष्ट्र का सिद्धांत। भाई हमने बता दी दो राष्ट्र की जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। फर्स्ट सिद्धांत का उद्देश्य क्या था? कि माउंटेन्स जो लोग हैं उनके लिए अलग से प्रांत बनाया जाएगा। दूसरा क्या था? कि इसी चीज का कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था। क्यों किया था विरोध? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो। ये चीज अब देखेंगे। अगली चीज हम भाई दो राष्ट्र का जो सिद्धांत दिया था, भारत का विभाजन हो चुका था, तो इसके रिजल्ट्स क्या निकले? रिजल्ट्स मतलब परिणाम इसके क्या निकले? तो जाहिर सी बात है दो राष्ट्र का जो सिद्धांत था उसके परिणाम क्या निकले। तो सबसे पहले हम परिणाम पर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसके परिणाम, विभाजन के परिणाम। कौन सा? विभाजन के परिणाम। भाई विभाजन हो चुका था भारत और पाकिस्तान का, तो विभाजन के रिजल्ट्स या परिणाम थे वो क्या निकले थे? सबसे पहले सांप्रदायिक हिंसा। पहले क्या घटना घटित हुई थी? सांप्रदायिक हिंसा। पहली परिणाम क्या निकला था? सांप्रदायिक हिंसा। भाई हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था या इस पर डिस्कस हम कर रहे थे, इंट्रोडक्शन जब हम कर रहे थे, तो मैंने पहले ही बताया था कि जब मध्य रात्रि को हमें आज़ादी मिली थी तो लोगों को विस्थापित किया गया था। 80 लाख के समथिंग लोग विस्थापित हुए थे, कुछ लोग मारे भी गए थे, हिंसाएं घटनाएं भी घटित हुई थी, जबरन लूटपाट भी किया गया था, काफ़ी लोग मारे भी गए थे। तो इसका पहला परिणाम कौन सा निकला? सांप्रदायिक हिंसा।
और सांप्रदायिक हिंसा किसमें हुई थी? जाहिर सी बात है अल्पसंख्यक लोग, मांडलिक्स लोग और हिंदू वर्ग के जो लोग थे, या लोगों को विस्थापित किया गया था यहाँ से वहाँ। जब उन्हें शिफ्ट किया गया था तो वह दो सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिए। और जाहिर सी बात है ये चीजें हमने गलत मूवी में भी देखी हैं, तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं। सेकंड जो रिजल्ट निकला था वो कौन सा निकला था? अचानक से लोगों को स्थानांतरित किया गया था। दूसरा क्या था? अचानक से विस्थापित करना। दूसरा रिजल्ट क्या निकला था? परिणाम क्या निकला था? अचानक से लोगों को विस्थापित करना था, क्योंकि लोगों को पता नहीं था, लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं थी और लोगों को विस्थापित किया गया था। लोगों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों को ले जाया गया। उनके लिए टेंट्स लगवाए गए थे, उनके लिए रहने की व्यवस्थाएं की गई थी, खाने पीने की चीज़ों का प्रबंध किया गया था, तो लोगों को विस्थापित किया गया था। ये भी इसका परिणाम निकला था, ये भी इसकी प्रमुख समस्या थी। दूसरी बात क्या थी? थर्ड बात क्या थी? संपत्ति का बंटवारा। कौन सा था? संपत्ति का बंटवारा। थर्ड क्या थी? संपत्ति का बंटवारा। जाहिर सी बात थी, क्योंकि जिन परिस्थितियों में या जिस समय आज़ादी मिली थी उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर थी, चाहे वो पाकिस्तान की हो चाहे भारत की हो। लेकिन हम विभाजन के परिणाम में थर्ड जो ले सकते हैं, संपत्ति का बंटवारा। जिस समय भारत की विभाजन से पहले का जो मैप मैंने बोर्ड पे दिखा रखा है, इसमें जो परिस्थितियाँ थी, आज़ादी जिस समय हमें मिली थी, कंडीशन हमारी एकदम से खराब थी। जो भी हमारे पास में संपत्ति थी, चाहे टेबल फर्नीचर से लेकर या कल कारखाने उस समय जो भी होंगे, उन सबका बंटवारा किया गया था। मतलब आधा पार्ट पाकिस्तान को दिया गया था और आधा संपत्ति का बंटवारा था वो भारत के पास रहा था। और जिन परिस्थितियों में हमें आज़ादी मिली थी या जिस परिस्थितियों में संपत्ति का बंटवारा किया गया था, तो काफ़ी ज़्यादा फायदा भी उससे नहीं हुआ था। तो कहने का मतलब है परिस्थितियाँ उस समय भी काफ़ी कठिन थी हमारे सामने। थर्ड था 80 लाख लोगों को घर छोड़ना पड़ा था। कितने लोगों को? 80 लाख लोगों को घर छोड़ना पड़ा। कितने लोगों को? 80 लाख लोगों को घर छोड़ना पड़ा। ये नहीं कि पाकिस्तान के लोगों को ही घर छोड़ना पड़ा था, हमें हिंदुस्तानी लोगों को भी घर छोड़ना पड़ा था। लोगों को विस्थापित किया गया था। अभी मैंने बताया था कि उनके लिए टेंट्स लगवाए गए थे, उनके रहने की, खाने पीने की सारी चीज़ों का विस्थापित किया गया था, या ठहरने की व्यवस्था की गई थी। तो लगभग 80 लाख लोगों को घर छोड़ना पड़ा था। मतलब यहाँ से वहाँ लोगों को शिफ्ट किया गया था। और लगभग आंकड़े नहीं बताते, 80 लाख लोग बेघर भी हुए थे, उन लोगों को घर छोड़ना भी पड़ा था। इसके बाद में फोर्थ फिफ्थ परिणाम कौन सा निकला था? कि सबसे ज्यादा जुल्म किन लोगों पे हुआ था? भाई सब लोगों पे जुल्म हुए थे, चाहे वो सांप्रदायिक हिंसा हो, अचानक से लोगों को विस्थापित करना हो, संपत्ति का बंटवारा हो, 80 लोग बेघर हो। लेकिन सबसे ज्यादा अत्याचार किस पे हुए थे? महिलाओं पर। महिलाओं पर। भाई महिलाओं पे सबसे ज्यादा अत्याचार क्या हुए थे? क्योंकि जबरन उनकी हत्याएं की गई थी, इनके साथ बलात्कार या रेप किया गया था, जबरन के साथ में शादियां की गई थी। तो विभाजन के परिणाम में सबसे दुखद परिणाम क्या था? महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार उस समय हुए थे। काफी महिलाएं मारी गई थी, जबरन महिलाओं के साथ शादी की गई थी, महिलाओं का धर्म परिवर्तन या जो भी परिस्थितियों के अनुसार उनके साथ किया गया था, वो चीजें उन पे सबसे ज्यादा घटित हुई थी। ये चीजें तो वापस से रिविजन कर लेते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था
तो इसके परिणाम कौन कौन से निकले थे। पहला परिणाम निकला था सांप्रदायिक हिंसा का होना। सांप्रदायिक हिंसा हिंदू और मुसलमान हो या अदरवाइज दूसरी कास्ट हो, उनके साथ में हिंसात्मक घटनाएं घटित हुई थी। सेकंड कौन सा है, अचानक से विस्थापित करना। विस्थापित का मतलब है लोगों को इस घर को छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट करना। तो विस्थापित की समस्या हमारे सामने आई थी। तीसरा परिणाम कौन सा निकला था, संपत्ति का बंटवारा। भाई जो भी संपत्ति उस समय हमारे पास में थी या अवेलेबल थी हमारे सामने, उसका बंटवारा किया गया था। फोर्थ क्या था, 80 लोगों को अचानक से घर छोड़ना पड़ा था। लगभग 80 लाख लोगों को घर छोड़ना पड़ा था। महीने की बात, अभी 80 लाख लोग घर छोड़ेंगे तो परिस्थितियां खराब ही थी उस समय। और फिफ्थ जो अंतिम जो परिणाम निकला था कि महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए थे। भाई हत्याएं की गई थी, रेप्स के साथ में हुए थे, या मजबूरन या जबरन के साथ में शादियां की गई थी। ये चीज। नेक्स्ट चीज हम चलेंगे भाई, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में हमने पढ़ा था, किन किन चीजों पे डिस्कस किया। आज़ादी हमें कब मिली थी, भाई मध्य रात्रि को हमें मिली थी, भाई 14 और 15 अगस्त को हमें मिली थी। 14 अगस्त को पाकिस्तान को मिली थी, 15 अगस्त 1947 को भारत को मिली थी। उसके बाद में जब फर्स्ट स्पीच दिया गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। ये बातें मैंने आपको बताई थी। भाग्य वधु चिर प्रतीक्षित रूप से, जिसे अंग्रेजी में नाम दिया गया था ट्रस्ट विद डेस्टिनी। भाई स्पीच दिया गया था, प्रसिद्ध भाषण था और उसे इंग्लिश में नाम दिया गया था ट्रस्ट विद डेस्टिनी। और जिन परिस्थितियों में हमें आज़ादी मिली थी वो परिस्थितियाँ कैसी थी। भाई जाहिर सी बात थी कि लोकतंत्र हमें स्थापित करना था, लोगों की भलाई हमें करनी थी और सबका एक समूह एकता के सूत्र में बांधना था। थर्ड हमारे सामने थी भाई राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। भाई हमें अपने देश को मजबूत बनाना था, एक संघ बनाना था। तो 3 चुनौतियां हमारे सामने थी। 3 चुनौतियां कौन कौन सी, लोकतंत्र की स्थापना करना, एकता के सूत्र में बांधना और सब लोगों की भलाई करना। उसके बाद में जब 2 राष्ट्र बन गए थे, 2 देश बन गए थे, तो 2 राष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने। भाई किसको लेकर दिया था कि मॉडर्न्स के लिए अलग से कंट्री होगी, हिंदुओं के लिए अलग से कंट्री होगी। और इसका विरोध किसने किया, विरोध कांग्रेस ने किया। फिर इसके बाद में इसके परिणाम क्या निकले, 2 राष्ट्र जो सिद्धांत दिया गया था या विभाजन हमारा हो चुका था, तो उसके परिणाम क्या निकले, परिणाम ये निकले सांप्रदायिक हिंसा। भाई दुखद घटनाएं घटित हुई, अचानक से लोगों को शिफ्ट करना पड़ा या अपने घर छोड़ना पड़ा। तीसरी बात संपत्ति का बंटवारा, जो भी संपत्ति थी उस समय उसका भी बंटवारा किया गया था। लगभग 80 लाख लोगों को बेघर किया गया था, महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए थे। ये तो थी आजादी को लेकर हमारा डिस्कस। अब आते हैं चैप्टर के मेन पॉइंट्स पर या मेन बिंदुओं पर, जहां हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आजादी से पहले ये जो चीजें बताई थी ये आजादी के बाद में घटित होने वाली घटनाएं थी। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से पहले की पीरियड में, पहले के समय में हम जाएंगे। जब हमें आजादी नहीं मिली थी उस समय परिस्थितियां कैसी थी और आजादी के बाद में परिस्थितियां कैसी थी। तो मैप मैंने बनाया है कि विभाजन से पहले और बाद की परिस्थितियां भी आप देख सकते हो। रेड भी बना रखा है, ग्रीन भी मैंने कर रखा है मैप को, कि विभाजन से पहले और बाद में। विभाजन से पहले की घटनाओं पे भी हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, और विभाजन के बाद में आजादी के बाद की डिस्कस भी हम इन पॉइंटों पर करेंगे। विभाजन से पहले भी रेड जो निशान मैंने बनाए हैं ये क्या था, ये ब्रिटिश हुकूमत या ब्रिटिश शासन व्यवस्था के जो मुख्य केंद्र बिंदु थे, जहां ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा, ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा या उनके लोगों के द्वारा जो शासन व्यवस्था सीधे तौर पर उनके कंट्रोल में थी, ना कि किसी राजा के अधीन थी, ना किसी शासन व्यवस्था के अधीन थी। कहने का मतलब था ब्रिटिश अफसरों के अधीन ये शासन व्यवस्था थी भारत में आजादी से पहले। ये जो रियासतें हैं या रजवाड़े हैं, यहाँ पे डायरेक्ट रूप से किसकी शासन व्यवस्था थी, अंग्रेजों की, जिसे हम कह सकते हैं ब्रिटिश भारत के अधीन रहने वाली रियासतें। और जो
रेड कलर के हैं, ग्रीन कलर के हैं, ये कौन सी शासन व्यवस्था थी? देसी रजवाड़े। भी देसी रजवाड़े जहाँ शासन व्यवस्था राजाओं की होगी, लेकिन किसके अधीन रहेंगे? ब्रिटिश हुकूमत के या ब्रिटिश सरकार के अधीन रहेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आज़ादी के बाद में और आज़ादी के बाद में ब्रिटिश इंडिया, एक वर्ड लेंगे, एक शब्द लेंगे हम, ब्रिटिश भाई हम डिस्कस कर रहे हैं आजादी से पहले। आजादी से पहले भारत को भारत तो कहते थे, इंडिया भी कहते थे, लेकिन जो शासन व्यवस्था जिन लोगों के द्वारा चलाई जाती थी उस समय भारत का नाम क्या था? ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के भी दो पार्ट्स किए गए थे, दो भागों में ब्रिटिश इंडिया का पार्ट किया गया था या इसका विभाजन किया गया था। देखिए कौन कौन से विभाजन किए गए थे। पहला कौन सा था? जहां अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण हो। किसका नियंत्रण हो? अंग्रेजों का। भाई ब्रिटिश इंडिया के दो पार्ट बनाए हमने। फर्स्ट पार्ट में नियंत्रण, किसका नियंत्रण? अंग्रेजों का नियंत्रण। जहां डायरेक्ट रूप से, अभी मैंने बताया रेड कलर के जो निशान बने हुए हैं, सिंबल बने हुए हैं, ये किसके हैं? नियंत्रण किसका? अंग्रेजों का। जहां अंग्रेज अफसरों के द्वारा शासन व्यवस्था भारत में चलाई जाती थी वो किसके अधीन आती थी? ब्रिटिश इंडिया के नियंत्रण में आती थी। दूसरी डिवाइस किसका कर सकते हैं? राजाओं के द्वारा। किसके द्वारा? राजाओं के द्वारा। राजाओं के द्वारा मतलब दूसरा कौन से थे? देसी रजवाड़े जिसे बोल सकते हैं। कौन से? देसी रजवाड़े। मतलब शासन व्यवस्था तो राजाओं के द्वारा चलाई जाएगी। देसी रजवाड़े जितने भी थे, प्रिंसली स्टेट जिसे हम बोल सकते हैं, देसी रियासतें जिसे हम बोल सकते हैं, ये राजाओं के द्वारा तो चलाई जाएगी, बट नियंत्रण किनका होगा? अंग्रेजों का। किसका होगा? अंग्रेजों का। किसका नियंत्रण होगा? अंग्रेजों का। भाई ब्रिटिश इंडिया के दो पार्ट्स बनाए गए थे, एक पर नियंत्रण किसका होगा? सीधा डायरेक्ट रूप से ब्रिटिश गवर्नमेंट का या अंग्रेज अफसरों का। दूसरा पार्ट बनाया था राजाओं के द्वारा, इसकी शासन व्यवस्था तो चलाई जाएगी, बट नियंत्रण किसका होगा? अंग्रेजों का। किसका नियंत्रण होगा? अंग्रेजों का। जाहिर सी बात है भाई सारा अधीन तो अंग्रेजों का था, लेकिन उसके पार्ट बनाए गए थे, कुछ अंग्रेज के अधीन होगा, कुछ रियासतों पर राजाओं की हुकूमत होगी, बट वो शासन व्यवस्था का नियंत्रण किसके अधीन होगा? अंग्रेजों के अधीन। अंग्रेजों के अधीन होगा तो वहां पर व्यवस्थाएं हैं वो भी अंग्रेजों के अनुरूप ही चलाई जाएंगी। तो सबसे पहले ये चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं। भाई रजवाड़े उस समय थे, प्रिंसली स्टेट उस समय थे, भाई थे उस समय, लेकिन उनके सामने भी प्रॉब्लम थी, समस्याएं थी। वो समस्याएं कौन कौन सी थी? विदेशी रियासतें। सबसे पहले रजवाड़े, कुछ वर्ड लिखता हूं मैं। रजवाड़े रियासत, रजवाड़े और रियासत, या अंग्रेजी में हम कह सकते हैं प्रिंसली स्टेट। भाई रजवाड़े और रियासतें, भाई ब्रिटिश इंडिया की उसके दो पार्ट्स बनाए गए थे। पार्ट्स में अंग्रेजों का नियंत्रण था, एक में राजाओं का था, राजाओं के साथ साथ में उसमें अंग्रेजों का नियंत्रण भी था। रजवाड़े थे या रियासतें जिसे हम बोल सकते हैं, दोनों एक ही है। इनकी सामने भी समस्याएं थी, और उनकी सामने समस्याएं कौन कौन सी थी? जब हमें आज़ादी मिली थी तो हमारे देश में कुल रियासतें कितनी थी? 565। भाई क्वेश्चन बनता हमारा कि जब हमें आज़ादी मिली थी तो उस समय हमारे देश में छोटी बड़ी कुल रियासतें कितनी थी? तो कुल रियासतें कितनी थी? 565 रियासतें थी। तो समस्याओं की शुरुआत से पहले हमारे सामने यह डिस्कस कर सकते हैं कि भारत में उस समय आज़ादी मिली थी तो
कुल कितनी रियासतें थी, तो उस समय कुल रियासतें कितनी थी, 565 रियासतें जिसे हम बोल सकते हैं, या रजवाड़े जिसे हम बोल सकते हैं, या प्रिंसली स्टेट जिसे हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन काफ़ी बार एनसीईआरटी के जो मेन एग्जाम्स है उसमें आया हुआ है कि भारत में को जब आज़ादी मिली थी तो कुल रियासतों की संख्या कितनी थी, तो कुल रियासतें कितनी थी, 565। ये 565 रियासतें थी, तो समस्याएं भी थी। तो सबसे पहले रजवाड़े या रियासतों की समस्याएं थी, वो कौन कौन सी थी, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। भाई जो समस्याएं थी, भाई रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट थे, रियासतें थी, उनकी सामने समस्याएं कौन कौन सी थी। पहली समस्या के बारे में अभी मैंने बताया था कि उस समय जब आज़ादी मिली थी तो कुल कितनी रियासतें थी, 565 रियासतें थी। दूसरी थी, ये 565 जो रियासतें थी उनको एकता के सूत्र में बांधना था, एकता के सूत्र में बांधना। भाई टोटल कितनी रियासतें थी, 565 रियासतें थी, और इन सब 565 रियासतों को एकता के सूत्र में बांधना था। क्यों बांधना था, क्योंकि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ था, और इन सब विविधताओं को लेकर एक संघ बनाकर, एक समूह बनाकर हमें भारत का निर्माण करना था। तो दूसरी समस्या कौन सी थी, इन रियासतों को लेकर जब हमें आज़ादी मिली थी तो इन 565 रियासतों को एकता के सूत्र में बांधना था। दूसरी बात क्या थी कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन रियासतें और देसी राजाओं के अधीन जो रियासतें थी, उन रियासतों में सबसे पहले आज़ादी कौन सी रियासत को प्राप्त हुई थी। भाई सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि जब हम आज़ाद हो चुके थे, रियासतों की शासन व्यवस्था थी जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट भी चलाती थी, देसी राजाओं भी चलाते थे, लेकिन जब आज़ादी हमें मिल चुकी थी, अंग्रेजों के द्वारा हमें आज़ादी जब मिली थी, तो सबसे पहले कौन सी रियासत आज़ाद हुई थी। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि आज़ादी के बाद में कौन सी रियासत सबसे पहले आज़ाद हुई थी, तो उस रियासत का नाम है त्रावणकोर। त्रावणकोर कौन सी रियासत है, त्रावणकोर। भाई आज़ादी हमें मिल चुकी थी और आज़ादी के बाद में ऐसी कौन सी रियासत है जिसको सबसे पहले आज़ादी नसीब हुई थी, तो उस रियासत का नाम है त्रावणकोर। उसके बाद में हैदराबाद रियासत है, पंजाब रियासत है, मणिपुर रियासत है, जम्मू और कश्मीर रियासत है, या भारत की और भी बड़ी बड़ी जो रियासतें हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये समस्याएं थी इन रियासतों के सामने। बिल्कुल टोटल की उस समय 565 रियासतें थी, उनका एक संघ भी हमें बनाना था, या कह सकते हैं उनको एकता के सूत्र में भी हमें बांधना था। और जब हमें आज़ादी मिली थी तो ऐसी कौन सी रियासत थी जिसको सबसे पहले आज़ादी नसीब हुई थी, तो वो कौन सी थी, त्रावणकोर। चलो अब चर्चा करते हैं। रियासतों पर हम डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। त्रावणकोर के बारे में हमने डिस्कस किया था, रियासतों के बारे में भी आप काफी कुछ बताया। तो इसके बाद में भाई जो रियासतें थी, भाई उनका एक संघ बनाना है, हमें एकता के सूत्र में इनको बांधना है, तो कैसे बांध सकते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जब आज़ादी मिली थी तो उस समय हमारे जो गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो मिस्टर नेहरू ने ये जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी थी कि जितनी भी रियासतें हैं, चाहे देशी रियासतें हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन रियासतें हो, उन सब का हमें एकीकरण करना है। एकीकरण का मतलब है उनको एकता के सूत्र में बांधना है। तो क्वेश्चन बनता है कि देशी रियासतों का एकीकरण करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो देशी रियासतों का एकीकरण करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। समझ गए कि क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन काफी बार आ भी चुका है कि देशी रियासतों का एकीकरण करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो देशी रियासतों का एकीकरण करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। तो उन्हें ये जिम्मेदारी दी थी कि भारत की कुल 565 रियासतों को आपको सबको एकता के सूत्र में, या कह सकते हैं एक संघ में
इन सबको सम्मिलित करना है और इसकी जिम्मेदारी आपको मिलेगी। तो उन्होंने खुशी खुशी जाहिर से रूप से इसे स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि मैं भारत को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास अवश्य करूंगा। तो जो इसके लिए एक सहमति पत्र बना था, एक सहमति पत्र बना था भाई मिस्टर नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच में एक सहमति पत्र बनाया गया था, जिसे नाम दिया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। कौन सा नाम दिया गया था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या नाम दिया गया था? एक सहमति पत्र बना था, एक विलय पत्र बनाया गया था, उसे नाम दिया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अर्थात भारत की जितनी भी रियासतें हैं उन सबको आपको एकता के सूत्र में बांधना है। और उस सहमति पत्र का नाम क्या दिया गया था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्वेश्चन हमारा बनता है कि जो एग्रीमेंट हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो देशी रियासतों का एकीकरण था उसका एक संघ बनाना था, उसके लिए एक सहमति पत्र बनाया गया था और इससे नाम दिया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। कौन सा नाम दिया गया था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये चीजें तो सबसे पहले किन किन चीजों पर भाई हमने डिस्कस कर लिया कि भारत कब आज़ाद हुआ था, भारत जब आज़ाद हुआ था तो परिस्थितियाँ कैसी थी और परिस्थितियाँ जैसी थी तो उनको किस प्रकार से हमने संभाला था। डिवाइस भी भारत का हुआ था पाकिस्तान के रूप में और भारत के रूप में। इन सब चीज़ों पर हमने डिस्कस काफ़ी किया। रिजल्ट्स इसके क्या निकले थे, समस्याएं कौन कौन सी हमारे सामने आई थी, 2 राष्ट्र का सिद्धांत क्या था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा स्पीच, कौन सा प्रसिद्ध भाषण दिया गया था, उसे अंग्रेजी में क्या नाम दिया गया था, इन सब चीज़ों पे हमने डिस्कस किया गया था। इसके बाद में रजवाड़ों के बारे में हमने खूब पढ़ा है कि टोटल रियासतें उस समय कितनी थी, उन रियासतों के सामने समस्याएं कौन कौन सी थी। इसके अलावा लोगों को विस्थापित किया गया था, स्थानांतरण किया गया था, कितने लोग बेघर हुए थे, कितने लोगों को प्रताड़ित किया गया था, इन सब चीज़ों पर हमने डिस्कस किया गया था। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दूसरा जो हमारा पॉइंट बनता है रियासतें। भी अभी भी हमने डिस्कस किया था रियासतों के बारे में, लेकिन चैप्टर की शुरुआत में हमने राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां थी तो वो चुनौतियां कौन कौन सी थी, वो चैलेंजेस हमारे सामने कौन से थे। भाई राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में 3 चुनौतियां हमारे सामने थी। इन 3 चुनौतियों का समाधान या प्रॉब्लम थी वो हमने सॉल्व की थी। उसके बाद में रियासतों के बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया था कि टोटल रियासतें उस समय कितनी थी और रियासतों के अलावा समस्याएं कौन कौन सी थी। रियासत को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया था, एक ब्रिटिश इंडिया के तहत थी, एक देशी राजाओं के तहत थी। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात ये आती है कि रियासतें, इस टॉपिक में सिर्फ 2 ही ऐसी रियासतें हैं जिन पे हम डिस्कस करेंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बनते हैं दोनों रियासतों पर। नेक्स्ट ईयर में एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि रजाकार, हम चर्चा करेंगे आगे रजाकार के बारे में, वहाँ के निजाम के बारे में। तो सबसे पहले रियासतों में बात करते हैं हैदराबाद रियासत के बारे में। हैदराबाद रियासत ये रियासत, तो कहने का मतलब है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हैदराबाद रियासत के बारे में। ये रियासत भारत की सबसे बड़ी रियासतों में से शुमार किया जाता है। क्या किया जाता है? सबसे बड़ी रियासत जिसे हम बोल सकते हैं, बहुत बड़ी रियासत जिसे हम बोल सकते हैं, या भारत की सबसे शाही या सबसे आलीशान जिसे हम कह सकते हैं। उस रियासत में कौन सी रियासत सम्मिलित किया जाता है? हैदराबाद रियासत को इसको सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे पहले इस टॉपिक का जो सेकंड पॉइंट है वो है हैदराबाद रियासत। तो हम हैदराबाद रियासत पर डिस्कस या चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हैदराबाद रियासत कैसी थी, यहाँ का राजा कैसा था, यहाँ की प्रजा कैसी थी, शासन व्यवस्था कैसी थी, परिस्थितियाँ कैसी थी उस समय, यहाँ कौन से कास्ट समुदाय या कौन से धर्म के लोग यहाँ रहते थे, किस प्रकार से इसे भारत में विलय किया गया था, इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस
करेंगे। तो सबसे पहले हैदराबाद रियासत की, ये हैदराबाद जो रियासत है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासतों में इसका शुमार किया जाता है। भाई पहला पॉइंट कौन सा होगा, सबसे बड़ी रियासत। यह कहने का मतलब है ये रियासत भारत की सबसे बड़ी रियासतों में इसे शुमार किया जाता है। दूसरी बात, यहाँ का जो राजा था उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर हैदराबाद रियासत की शासन व्यवस्था को की जिम्मेदारी या यहाँ का जो राजा था उसे नाम दिया जाता था, और वो नाम कौन सा था, निजाम। क्या नाम दिया जाता था, निजाम। यहाँ कोई भी राजा बने, कोई भी शासक बने, या बाप के बाद में बेटा बने, जो भी बने, उन सबको नाम दिया जाता था, वो नाम क्या था, निजाम। तो क्वेश्चन हमारा बनता है कि ऐसी कौन सी रियासत है भारत की जहाँ पे प्रत्येक राजा को निजाम के नाम से संबोधित किया जाता है, तो वो कौन सी है, हैदराबाद रियासत। तो अगर आ गया भाई हैदराबाद रियासत पे टिप्पणी लिखो, तो टिप्पणी में आप लिख सकते हो कि ये भारत की सबसे बड़ी रियासत है और यह भारत की सबसे बड़ी रियासतों में इसका शुमार किया जाता है। दूसरी बात इस पे हम बता सकते हैं, यहाँ जो भी राजा बनेगा, जो भी इसकी जिम्मेदारी संभालेगा इस रियासत की, तो उस राजा को किस नाम से संबोधित किया जाता था, निजाम के नाम से संबोधित किया जाता था। इसके बाद में भाई हम डिस्कस कर रहे हैं भी हैदराबाद रियासत को भारत में इसका विलय करना या भारत संघ में इस रियासत को मिलाना। तो नवंबर 1947 को, नवंबर 1947 को, एक डेट वो लिख रहा हूं मैं, सितंबर 1947 डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल और वहाँ के जो निजाम थे, निजाम का नाम तो पता नहीं है कौन सा है, लेकिन वहाँ के निजाम और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, और उस एग्रीमेंट के तहत हैदराबाद रियासत को 1 साल के लिए एग्रीमेंट किया गया था कि इसका विलय भारत में किया जाएगा। उसके बाद में ये एग्रीमेंट कब हुआ था, सितंबर 1947 को, लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ आ गई थी, नवंबर 1947 को। भाई एग्रीमेंट कब हुआ था, सितंबर 1947 को, लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आ गई थी नवंबर 1947 में। उस एग्रीमेंट में सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो निजाम के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, जो सहमति पत्र बना था, उसमें समस्या आ गई थी नवंबर 1947 को। समस्या कौन सी आ गई थी उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वो ये आ गई थी कि हैदराबाद रियासत में रहने वाले जो लोग थे, अल्पसंख्यक लोगों के अलावा, या जैसे हम कह सकते हैं यहाँ दूसरे धर्म के लोग भी आ रहते थे, कास्ट के लोग भी आ रहते थे, या ब्राह्मण लोग भी आ रहते थे, लेकिन अल्पसंख्यक शब्द किसके लिए हम यूज करेंगे, हैदराबाद रियासत में, जहाँ हिंदुओं की या ईसाइयों की या जैन या जो भी कास्ट के लोग थे, उन लोगों की संख्या उस समय कम थी। उन लोगों पर काफी अत्याचार किए जाते थे। वो किस लिए किए जाते थे, उन पर कर टैक्स ज्यादा लगाया जाता था, धार्मिक टैक्स भी उन लोगों पर लिया जाता था, या अन्य प्रकार की यातनाएं भी उन लोगों को दी जाती थी। तो इन लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। इन लोगों ने जो अल्पसंख्यक लोग थे, कौन से अल्पसंख्यक लोग थे, जो हिंदू वर्ग के लोग थे या ईसाई धर्म के जो लोग थे, उन लोगों पर जब अत्याचार निजाम ने शुरू किए तो यहाँ के लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। तो उसी समय निजाम की एक पैरामिलिट्री फोर्स थी। पैरामिलिट्री फोर्स का मतलब है अर्धसैनिक बल, और उस अर्धसैनिक बल को, निजाम की जो अर्धसैनिक बल थे या पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसे किस नाम से जाना जाता था, रजाकार। किस नाम से जाना जाता था, रजाकार के नाम से उसे जाना जाता था। भाई रजाकार कौन थे, क्वेश्चन आया भी हुआ है कि हैदराबाद रियासत के जो निजाम थी, उनकी पैरामिलिट्री जो फोर्स थी या उसके अर्धसैनिक बल थे, उसे किस नाम से संबोधित किया जाता था।
भाई रजाकार के नाम से संबोधित किया जाता था। 2 क्वेश्चन हमारे इसके बन गए, भाई हैदराबाद रियासत के जो भी राजा हुआ करते थे उसे किस नाम से संबोधित किया जाता था, उसे निजाम के नाम से संबोधित किया जाता था। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि हैदराबाद रियासत के जो निजाम थे, उसकी जो पैरामिलिट्री फोर्स थी, अर्ध सैनिक बल थे, उसके सैनिक थे, उसे किस नाम से जाना जाता था, रजाकार। रजाकार में कौन से सैनिक सम्मिलित किए जाते थे, सिर्फ मुस्लिम वर्ग समुदाय के लोगों को ही इस सेना में भर्ती किया जाता था, और गैर जो मुसलमान जो लोग थे उन पर सबसे ज्यादा ये लोग अत्याचार करते थे। बल्कि लोगों पर, इनके साथ में कौन कौन से लोगों पर अत्याचार करते, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, सिख धर्म का हो, ईसाई धर्म का हो, या उन कास्ट की या वर्ग की महिलाएं हो, उन पर सबसे ज्यादा रजाकार मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। तो सबसे पहले ये लोग करते क्या थे, ये लोग किस पर अत्याचार करते थे, लूट खसोट करते थे, रेप करते थे, मर्डर करते थे, कौन करते थे, रजाकार। तो उसी समय हैदराबाद रियासत में वापस से किसका आगमन हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में हिंदुस्तानी आर्मी या जो भी सैनिक वर्ग के लोग थे उस समय, वो लोग आए और रजाकार की जो सेना थी, किसकी, निजाम की जो सेना थी, उस पर नियंत्रण किया, और उसके बाद में हैदराबाद रियासत को भारत में सम्मिलित कर दिया गया। ये चीज वापस से रिवीजन करते हैं इसी चीज पर, हैदराबाद रियासत। भाई इस पे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि हैदराबाद, भारत की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, हैदराबाद रियासत थी। यहाँ की जो राजा था उसे किस नाम से संबोधित किया जाता था, निजाम के नाम से संबोधित किया जाता था। निजाम की जो अर्ध सैनिक बल थे या पैरामिलिट्री जो फोर्स थी उसे किस नाम से जाना जाता था, रजाकार। रजाकार में जो सैनिक हुआ करते थे वो कौन से वर्ग के लोग हुआ करते थे, मुस्लिम वर्ग के लोग हुआ करते थे। मुस्लिम वर्ग के जो लोग हुआ करते थे वो सबसे ज्यादा अत्याचार किस लोगों पर करते थे, दूसरे वर्ग के लोगों पर। मुसलमान वर्ग के लोगों को छोड़कर दूसरे वर्ग जाति धर्म के जो लोग थे उन पर ये लोग अत्याचार करते थे। और उनके साथ में क्या क्या घटनाएं होती थी, लूटपाट करते थे या रेप करते थे, चोरी करते थे, डकैती करते थे, मारपीट करते थे, वो सारी चीजें के साथ में करते थे। बस। थैंक यू सो मच गाइस।